वेलकम बैक टू एपिसोड नंबर 138 ऑफ BTTH नोवेल। आई होप आप सभी सही होंगे। जो लोग नए हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल फ्री है और तुम्हें फ्यूचर में ऐसा कंटेंट लगातार मिलता रहेगा। चलो हम कर लेते हैं एपिसोड 138 को रिकैप। जैसे ही आइस रिवर वैली के वैली चीफ बिंग जुनजे को जूनर की आइडेंटिटी मालूम पड़ती है, उसका फेस एक्सप्रेशन हो गया था बहुत अगली। वो जानता था कि वो गूकलैन जैसे खतरनाक एंशिएंट एग्जिस्टेंस से बिल्कुल फाइट नहीं कर सकता। एंड में जाके उससे ही कदम पीछे लेने पड़ते हैं। वो दोनों हाथ कप करके जूनर से माफी मांगता है, जिसके बाद वो आइस रिवर वैली के फर्स्ट एल्डर टियान शुआनजी के साथ चला गया था वापस। अब अपनी सपोर्ट को जाते हुए देख वो हॉल ऑफ सोल का चिंघाई काफी घबरा जाता है। वो भी उन्हीं के साथ जाने की कोशिश करता है, लेकिन चीजें इतनी आसान कैसे हो सकती थी। जूनर के साथ आए वो दोनों एल्डर्स उसे पकड़ लेते हैं। जब उसे समझ में आता है कि सिचुएशन कितनी क्रिटिकल हो चुकी है, तो वो कर लेता है खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट। अब वेल हॉल ऑफ सोल की सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक इतनी खतरनाक है कि उसे दो दुजुन भी मिलकर रोक नहीं पाते। जब उसे लग रहा होता है कि वो अपनी सोल को बचा के यहाँ से निकल जाएगा, तभी जूनर दोबारा से अपने जलवे दिखाती है। वो अपनी गोल्डन फ्लेम से स्पेस को चीरते हुए उसे खींच लेती है। वेल एग्जैक्टली उसकी सोल बॉडी को खींच लिया गया था, जिसके बाद चिंगाई की सोल बॉडी जाती है सीधा जियान के हाथ में। इनिशियली वो जियान को कई धमकियां देता है, लेकिन जब जियान के फादर और उसके टीचर को हॉल ऑफ सोल ने नहीं छोड़ा है, तो फिर वो लोग जियान को क्यों छोड़ने वाले थे। और ऑफ कोर्स जियान के लिए सिचुएशन ऐसी थी कि फ्यूचर में या तो हॉल ऑफ सोल रहेगा या फिर जियान। इस वजह से चिंगाई की स्पिरिचुअल बॉडी को एक जेड बोतल में बंद करके रख दिया जाता है स्टोरेज रिंग में, जिसके बाद जियान की टोली आ जाती है ईक्लैन के मैनर में। जब जूनर जियान से उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछती है, तो जियान बताता है कि उसे अपने मास्टर को रेस्क्यू करना है। ऑफ कोर्स ऐसा करना आसान कैसे हो सकता था। जूनर हॉल ऑफ सोल की पावर के बारे में जियान को बताती है। वो कहती है, बिग ब्रदर जियान, जितनी पावर आपने हॉल ऑफ सोल की देखी है, उसमें और उनकी रियल पावर में बहुत बड़ा अंतर है। एंड में जाके जियान मान जाता है। वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी स्ट्रेंथ को सबसे पहले बढ़ाऊंगा। इसी के साथ उसका फोकस हो गया था पिल गैदरिंग पे, क्योंकि जब तक वो पिल गैदरिंग के टॉप 10 में आ जाता है, उसे 3000 बर्निंग फ्लेम को सबड्यू करने का मौका मिलेगा। अगर वो सक्सेसफुल रहता है तो उसकी स्ट्रेंथ पहुंच जाएगी एकदम नेक्स्ट लेवल पे। अब आगे क्या होगा, चलो हम आगे देखते हैं, क्योंकि एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। जैसे ये सिटी में रात का समय होता है, दिन की उस बड़ी सी बैटल की वजह से जो कमोशन क्रिएट हुआ था, वो भी धीरे धीरे साइलेंट हो जाता है। लेकिन फिर भी जब भी लोग इस बैटल के बारे में सोचते थे, तो उनके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ जाता था। इस लेवल की बैटल्स को भी सेंट्रल प्लेन्स में बहुत कम बार देखा गया है। लेकिन जिस चीज के बारे में लोग सबसे ज्यादा क्यूरियस थे, वो थी वो ग्रीन क्लोथ लेडी, जो कि एंड में अपीयर हुई थी। ये सब भी जानते थे कि आइस रिवर वैली एज अफेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी ऐसे अफेक्शन को उस यंग लेडी के सामने झुकना पड़ा। और ये सीन सभी की आंखों के सामने हुआ था। ये सब हुआ था बस उस मिस्टीरियस ग्रीन क्लोथ लेडी की वजह से। इससे ये लोग क्लियरली सोच पा रहे थे कि इस यंग लेडी का बैकग्राउंड कितना शॉकिंग होगा। कल ही रात में वो मूंग टंगा हुआ होता है। जब इसकी वो आइसी मूनलाइट जमीन पे गिरती है, तो नीचे बैटल की वजह से हुए डिस्ट्रक्शन को वो एक सिल्वर लाइट से कवर कर लेती है। ईक्लैन के डीप गेस्ट रूम में जियान बैठा हुआ था क्रॉस लेग पोजीशन में। उसके दोनों हाथ ट्रेनिंग सील्स को फॉर्म कर रहे थे। जब भी वो इनहेल या एक्सेल करता था, तो उसकी बॉडी लगातार एक हीटेड ऑरे को रिलीज करती थी। भले आज की बैटल में जियान सीरियसली इंजर्ड ना हुआ हो, लेकिन उसकी पूरी दुखी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। और तो जिस लेवल की खतरनाक एनर्जी को स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज ने क्रिएट किया था, इसने जियान की बॉडी को थोड़ा सा डैमेज पहुंचाया था। अगर उसकी बॉडी को कोई नेचुरल टाइजर्स ने रिफाइन नहीं किया होता, तो इतनी ओवर बीरिंग एनर्जी की वजह से उसकी नसें फट जाती। जियान की बॉडी में वेव आफ्टर वेव एनर्जी एंटर करती है। जब ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम इसे रिफाइन कर देती है, तो ये दुखी के प्योर क्लस्टर्स में ट्रांसफॉर्म होकर जियान की बॉडी में सर्कुलेट करने लगी थी। जियान के शरीर में जो पेन की फीलिंग एमिट हो रही थी, वो भी इसकी वजह से धीरे धीरे काम डाउन होती है। उसकी ऐसी ट्रेनिंग चलती रहती है 2 घंटे तक। फाइनली जियान ने अपनी आंखें खोल ली थी। उसका जो चेहरा कभी पेल व्हाइट हो रखा था, अब उसमें थोड़ी सी लाली आ जाती है। इन 2 घंटों की रिकवरेशन की वजह से जियान की दुखी थोड़ी सी रिकवर हो गई थी। जियान अपनी आंखें खोल के अपनी बॉडी की कंडीशन को चेक करता है। दोबारा से अपनी बॉडी में दुखी फील करके वो रिलीफ फील कर रहा था। जियान खुद से कहता है कि मेरी स्ट्रेंथ अभी इनसफिशिएंट है। मेरी करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 जोन के पीक लेवल के फाइटर से ही फाइट कर सकता हूँ। जहाँ तक बात रहती है 2 जोन लेवल के अल्टीमेट एक्सपर्ट्स की, अगर मैं अपने फाइनल एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस का यूज नहीं करता हूँ, तो उन्हें बिल्कुल भी हार्म पहुंचाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। आज की बैटल में अपोनेंट्स के नंबर कुछ ज्यादा ही थे। इस वजह से जियान ने अपनी स्ट्रेंथ को अच्छे से मेजर कर लिया है। सेंट्रल प्लेन्स में बस अपनी पावर पे रिलाई किया जाता है। अगर जूनर इस बैटल में टाइम पे एंट्री नहीं मारती, तो फिर जियान के ग्रुप की हालत काफी खराब हो सकती थी। वहीं पे अगर जियान के पास उस लेवल की स्ट्रेंथ होती जिससे आइस रिवर वैली का चीफ भी पीछे हट जाता, तो फिर जियान को भी अपने लक पे रिलाई नहीं करना होता। वो इस परेशान को खुद ही आसानी से सॉल्व कर सकता था। जूनर ने उसे एक बार तो रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन दूसरी बार और तीसरी बार का क्या। भले जूनर की गूकलैन की स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन जियान भी इस गूकलैन से बहुत डरता था। पुराने समय में शाओक्लैन और गूकलैन के बीच में कैसा रिलेशनशिप था, जियान इस मैटर को लेकर काफी अनसर्टन फील करता है। दूसरी पार्टी का गोल क्लियर है, वो भी जियान के हाथ से एंशिएंट तोशी जेड को
हासिल करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स वो हॉल ऑफ सोल जैसे नहीं है, जहाँ पे हॉल ऑफ सोल ऐसे क्रूअल मेथड्स को यूज करता था, गू क्लैन शाओ क्लैन के लिए काफी जेंटल मेथड्स को यूज करता है। जूनर ने इस बैटल में इंटरवीन करके जियान को रेस्क्यू किया है। ये खबर भी जल्दी जियो क्लैन के कानों तक पहुंच जाएगी। वो जियान को लेके कैसे एटीट्यूड को रखेंगे, इस चीज को लेके जियान खुद भी काफी अनसर्टेन फील करता है। अब एंड रिजल्ट चाहे कैसा भी हो, लेकिन जियान को वर्स्ट के सिनेरियो को लेके चलना होगा। अगर ये गू क्लैन तोशी एंशिएंट जेड को हासिल करने के लिए जियान के ऊपर हमला करता है, तो तब जियान के पास वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। जियान ये बिलीव करता था कि भले ही गू क्लैन उसका दुश्मन बन जाए, लेकिन जूनर उसे अपोज कभी नहीं करेगी। ये पॉइंट तब और क्लियरली प्रूव होता है जब जूनर गू क्लैन को ये नहीं बताती कि एंशिएंट तोशी जेड जियान के हाथों में, क्योंकि इतने खतरनाक मैटर को जूनर ने सीक्रेट बना के रखा है। जियान को पता चल गया था कि वो उसके दिल में कहाँ पे है। ऑफ कोर्स अगर ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो फिर जूनर का दिमाग काफी क्योटिक हो जाएगा। उस बैटल में चाहे कोई भी जीते, लेकिन इसमें सफर करने वाली जूनर होगी, और ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी थी जिसे जियान बिल्कुल रियलिटी में नहीं बदलने दे सकता था। जियान साय करता है और उसकी फिस्ट टाइट होती है। वो कहता है चाहे कुछ भी हो, एट द एंड सब कुछ मेरी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। अगर मैं सफिशिएंट स्ट्रेंथ को पोजेस करता होता तो एक गू क्लैन भी मुझे इतने हल्के में नहीं लेता। जैसे जैसे जियान की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जा रही थी, उसे पर्सनल स्ट्रेंथ की इंपॉर्टेंस समझ में आती जा रही थी। फैमिली, लव, क्लैन, ये सब स्ट्रेंथ के सफिशिएंट होने के बाद ही प्रोटेक्ट करे जा सकते थे। जियान की उन काली आंखों में ग्लेयरिंग एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। जियान का हाथ जाता है उसके चेस्ट के पास। अभी डीमन पॉइजन स्पॉट का आधा हिस्सा बचा हुआ था। अगर जियान इसे पूरी तरीके से रिफाइन कर लेता है तो वो बिलीव करता था कि वो 4 स्टार दोजोंग में ब्रेक थ्रू कर लेगा, और जैसे ही उसे वो 3000 बर्निंग फ्लेम मिल जाती है, हो सकता है वो दोजोंग के पीक पे पहुंच जाए। उस समय वो बिंग ही जैसे अल्टीमेट एक्सपर्ट से भी फाइट कर पाएगा। जियान अपनी फिस्ट को टाइट करके बोलता है, एक बार मैं अपनी पूरी इंजरीज को हील कर लूं, मुझे इस डीमन पॉइजन स्पॉट को रिफाइन करना होगा। ये चीज मेरी बॉडी में काफी समय से है, अब समय आ गया जब इसे पूरी तरीके से खत्म किया जाए। उसकी बॉडी रिलैक्स करती है। वो जस्ट ट्रेनिंग स्टेट में एंटर करने वाला होता है, तब भी अचानक से उसका ध्यान जाता है विंडो की तरफ। जियान स्माइल करके कहता है, क्योंकि तुम यहाँ पे ऑलरेडी आ गई हो तो फिर फालतू में छिपने का क्या मतलब है। जियान की स्माइल के बाद एक सॉफ्ट हंसी की आवाज आती है। इमीडिएटली एक ग्रीन क्लोथ लेडी सामने आई थी। वो जियान के सामने खड़ी होकर बोलती है, बिग ब्रदर जियान, टाइम अभी कितना लेट हो गया है, लेकिन आप अभी भी रेस्ट नहीं कर पाए हो। जियान की आंखें से इंचेंटिंग लेडी को लगातार देख रही थी। उसके दिल में एक बॉइलिंग हीट अपीयर होती है। जिन इमोशंस को उसने कई सालों से सप्रेस करके रखा था, यहाँ पे इन दोनों के अलावा किसी के मौजूद न होने की वजह से वो वोल्केनो की तरह इरप्ट होने के कगार पे आ जाते हैं। वो इस इरप्शन को सप्रेस नहीं कर पा रहा था। जियान अपने हाथ को एक्सटेंड करता है। वो पकड़ लेता है जूनर के स्नो व्हाइट हाथों को। जहाँ उसने टच किया था वो जगह बहुत स्मूथ थी। ऐसा लगता है वो टॉप क्वालिटी के जेड से बनी हुई है। उसकी इच्छा होती है कि वो इन हाथों को कभी न छोड़े। जैसे जियान ने जूनर के हाथों को ग्रैब किया था, उसके चेहरे पे कैसा एम्ब्रेस्ड एक्सप्रेशन आता है जिसे आउटसाइडर्स कभी देख नहीं पाएंगे, लेकिन वो अपने हाथों को नहीं छुड़ाती। इतने सालों तक जियान से सेपरेट रहने की वजह से उसकी फीलिंग्स कमजोर नहीं बल्कि और भी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। जूनर के पैर शिफ्ट होते हैं और वो बेड के साइड में बैठ गई थी। वहीं पे उसके हेड को सहारा देता है जियान का चेस्ट। जूनर एक सॉफ्ट आवाज में कहती है, बिग ब्रदर जियान, मैंने इतने सालों में आपको बहुत मिस किया। इस लेडी के अटैचमेंट से भरे इन शब्दों को सुन के कोई भी आउटसाइडर शॉक फील करेगा। ये सुन के जियान भी अपने दिल में वार्म फील करता है। उसके हाथ नीचे जाते हैं और वो जूनर के वेस्ट को पकड़ के हक कर लेता है। डैम दिस राइटर। जिसके बाद उसका सर जाता है जूनर के सर के ऊपर। वो जूनर के बालों की फ्रेग्रेंस को स्मेल कर पाता है। उसके दिल में जो फ्रस्ट्रेशन फैली हुई थी वो भी इस समय वैनिश हो गई थी। जूनर जियान को हक करने के लिए अलाउ करती है। एक मोमेंट के बाद उसकी आंखें जाती हैं ऊपर। उसकी इंटेलिजेंट आंखें जियान को ध्यान से देखती हैं और वो अपने हाथ को फ्लिप करती है। एक गोल्डन कलर का स्क्रोल उसके हाथ पे अपीयर हुआ था। जूनर इसे दे देती है जियान को। जूनर कहती है, गॉड सील स्किल की लास्ट 3 स्किल्स हैं। अभी बिग ब्रदर जियान की करंट स्ट्रेंथ को देखते हुए आप इसकी 3rd स्किल को प्रैक्टिस कर सकते हो। वो सॉफ्ट आवाज में कहती है, बिग ब्रदर जियान, आपको ये रिजेक्ट नहीं करना है। ये सेंट्रल प्लेन्स कोई ब्लैक कॉर्नर रीजन नहीं है। आसमान में जितने बादल हैं उतने यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं। हमारे पास यहाँ पे जितनी ज्यादा स्किल्स होंगी उतने यहाँ पे सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जूनर आपके साथ लंबे समय तक नहीं रह सकती, इस वजह से आपको स्किल को एक्सेप्ट करना ही होगा। जियान इस ग्लिटरिंग गोल्डन स्क्रोल को देख के स्टार्टर्ड हो गया था। वो हेल्पलेसनेस फील करता है। इस लड़की के सामने जियान की एक नहीं चलती। जूनर की आंखों में देख के वो थोड़ा सा हेजिटेट करता है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस ज्यादा समय तक लास्ट नहीं करता। उसने रिसीव कर लिया था उस स्क्रोल को। जियान इस गॉड सील स्किल को लेके काफी इंटरेस्टेड था, और तो जूनर ने बिल्कुल सही कहा है। अगर कोई बिना सफिशिएंट स्किल्स के साथ सेंट्रल प्लेन्स में घूमना चाहता है तो उसके साथ ट्रेजेडी होने के काफी चांसेस होते हैं। ये गॉड सील स्किल कितनी पावरफुल है, जियान ने इसे पर्सनली एक्सपीरियंस किया था। जब वो 2 वांग या फिर 2 हुआंग क्लास में था, तब ओपन माउंटेन सील और सी लिविंग सील उसकी टॉप स्किल्स में से एक थी। लेकिन जैसे ही वो 2 जोंग में एडवांस हुआ है, उसके लिए दोनों स्किल्स थोड़ी सी वीक हो गई हैं। अगर वो अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना चाहता है तो उसे गॉड सील स्किल्स की बाकी की स्किल्स को प्रैक्टिस करना होगा। जब जियान इस गोल्डन स्क्रोल को एक्सेप्ट कर लेता है,
जूनर के चेहरे पे एक हैप्पी स्माइल रिवील हुई थी। अभी का जियान वो पहले वाला रेकलेस यूथ नहीं है, बल्कि अब वो और भी मैच्योर और रिस्ट्रेन्ड हो गया है। तभी जूनर को कुछ याद आता है। वो एक सीरियस आवाज में कहती है, बिग ब्रदर जियान, अभी तक आपके अलावा किसी को इस एंशिएंट जेड के बारे में मालूम नहीं पड़ा, राइट? जियान भी हाँ बोल देता है। इस चीज का इम्प्लीकेशन बहुत खतरनाक था। नेचुरली जियान इसके बारे में किसी को बता नहीं सकता था, इवन लिटिल फी डॉक्टर या फिर टियान से ऐसे एग्जिस्टेंसेस को भी इस एंशिएंट जेड के बारे में नहीं पता था। ये सुन के जूनर रिलीफ फील करती है। जियान अपनी आईब्राउज को नेट करके पूछता है, ये तोशी एंशिएंट जेड क्या गूगलन इसे चाहता है? ये सुन के जूनर थोड़ी सी हेजिटेट करने लगी थी। वो नोट करके बोलती है, ये तोशी एंशिएंट जेड दोदी गॉड की मिस्ट्री से रिलेटेड है। आई थिंक बिग ब्रदर जियान को इसके बारे में पता होगा। एंशिएंट टाइम से शायद ही किसी ने दोदी में ब्रेक थ्रू किया है। जो एंशिएंट टाइम से पहले वाले दोदी एक्सपर्ट्स थे वो एक रात को अचानक ही गायब हो गए। एंशिएंट किताबों में भी उनके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है। जब कॉन्टिनेंट के इस ग्रेट सीक्रेट के बारे में बात होती है तो जियान अपने ध्यान को फोकस्ड मोड में लाता है। वो कहता है, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो भी इन तोशी एंशिएंट जेड के सारे पीसेस को इकट्ठा कर लेगा उससे दोदी क्लास में ब्रेक थ्रू करने का मेथड मिल जाएगा। जूनर कहती है, दुई कॉन्टिनेंट बहुत वास्ट है। कई एंशिएंट एक्सपर्ट्स के नैरेटिव्स यहाँ पे छिपे हुए हैं, लेकिन इन रिमेन्स में से ज्यादातर इनकम्प्लीट है। चाहे भले ये केस हो, लेकिन जब भी कोई रिमेन डिस्कवर किया जाता है पूरे कॉन्टिनेंट में कोलाहल मच जाता है। यहाँ तक बोलने के बाद जूनर की प्रिटी आंखें जाती हैं जियान की तरफ। वो कहती है, कुछ समय पहले एक एंशिएंट दोदी रेलिक मिला था। इस ब्रोकन दोदी रेलिक ने सभी एक्सपर्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित किया था, जिनमें मिस्टर याओला भी शामिल थे। जियान अपनी आईब्राउज को रेज करता है। उसने मास्टर याओला को ओकेजनली कहते हुए देखा है कि उन्होंने इस फ्लेम मंत्रा को बाई चांस ऑब्टेन किया था। क्या ये फ्लेम मंत्रा उस दोदी रेलिक से ऑब्टेन किया गया? जूनर कहती है, तोशी एंशिएंट गॉड हमारे दोदी कॉन्टिनेंट के लास्ट दोदी थे। उन्होंने खाली स्पेस में एक हिडन मेंशन को छोड़ा है। इस दोदी मेंशन को अच्छे से प्रिजर्व किया गया है। मेरा गूक्लैन और वो हॉल ऑफ सोल इसमें एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई इस दोदी मेंशन को ओपन करना चाहता है तो फिर उसे इन तोशी एंशिएंट जेड की पीसेस को इकट्ठा करना होगा, क्योंकि यही उस मेंशन को खोलने की की है। जूनर के शब्दों को सुनते सुनते जियान का एक्सप्रेशन और भी सोलम हो जाता है। जो मास्टर याओला ने बोला था वो बिल्कुल सही है। इस तोशी एंशिएंट जेड के इम्प्लीकेशंस बहुत खतरनाक हैं। अगर हम दोदी की बात करें तो इसका सिंपल मतलब होगा कि वो इस दुनिया का रूलर है और इस नाम से जो भी चीज जुड़ी होगी उसकी वैल्यू स्काई रॉकेट कर जाएगी। अगर हम गूक्लैन को ध्यान से समझें तो ये पॉइंट बड़ी आसानी से क्लियर हो जाता है। गूक्लैन के मेंबर्स के खून में दोदी की ब्लड लाइन है। इसी वजह से दुखी कॉन्टिनेंट में गूक्लैन की ऐसी पोजीशन है। भले इसे यूनिक ना कहा जा सके पर ये डेफिनेटली पीक एग्जिस्टेंस है। जूनर एक अनयूजुअल से ग्रेव एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, इस वजह से जब तक बिग ब्रदर जियान आपके पास एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ ना आ जाए आप एंशिएंट तोशी जेड को बिल्कुल रिवील मत करना। अभी का शाओ क्लैन डिक्लाइन हो चुका है। भले ही शाओ क्लैन और गूक्लैन के एंसेस्टर्स के बीच में एग्रीमेंट हो, लेकिन इस मामले को लेकर दोनों क्लैंस के ओपिनियंस बिल्कुल अलग हैं। अगर तोशी एंशिएंट जेड एक्सपोज हो जाता है तो ये बात इम्पॉसिबल नहीं होगी कि गूक्लैन को सीक्रेट एक्सपर्ट्स को भेजे। उस समय जियान बड़ी मुसीबत में आ जाएगा। जूनर के इस ग्रेव एक्सप्रेशन को देख के जियान नोट करता है। वो कहता है कि हॉल ऑफ सोल ने भी मेरे फादर को इस रीजन की वजह से कैप्चर किया है। जूनर नोट करके रिप्लाई करती है, एक टाइम पे शाओ क्लैन दुखी कॉन्टिनेंट का टॉप फैक्शन था। तब शाओ क्लैन की स्ट्रेंथ इतनी खतरनाक थी कि उससे ये आइस रिवर वैली बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकती। जो विवाद जियान के दिमाग में रजिस्टर होती है तो उसकी आंखों में सरप्राइज फ्लैश हुआ था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शाओ क्लैन की स्ट्रेंथ एक समय पे इतनी डेंजरस थी। जूनर सॉफ्ट आवाज में आगे बोलती है, अनफॉर्चुनेटली जैसे ही टाइम आगे बहता गया शाओ क्लैन की स्ट्रेंथ डिक्लाइन होती गई, जिसके बाद शाओ क्लैन के एंसेस्टर्स के पास बस एक ही ऑप्शन था, वो सेंट्रल प्रिंस को छोड़ के जामा एम्पायर में बस गए। वो कहती जैसे जैसे शाओ क्लैन की और भी जनरेशन डिक्लाइन होती जाती है शाओ क्लैन के कुछ मेंबर्स को छोड़ के सभी जैसे गायब ही हो गए। जियान हल्के से नोट करता है, अगर उस समय शाओ क्लैन की स्ट्रेंथ उस लेवल पर रही होगी तो फिर लगता है शाओ क्लैन के एंसेस्टर की स्ट्रेंथ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी। जियान की आंखों में एक्साइटमेंट को देख के जूनर स्माइल करने लगती है। वो कहती ही शाओ क्लैन के वो एंसेस्टर सच में बहुत ब्रिलियंट थे। कुछ 100-200 सालों में ही वो कॉन्टिनेंट के पीक पे पहुंच गए थे। पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ 4 ही ऐसे लोग थे जिनकी पावर को उनसे कंपेयर किया जा सकता था। इवन दो जियान प्रिपेयर्ड था बट फिर भी इन शब्दों को सुन के वो स्टन्ड हो जाता है। इतने बड़े कॉन्टिनेंट में सिर्फ ऐसे 4 ही लोग थे जो शाओ क्लैन के एंसेस्टर से कंपेयर करे जा सकते थे। ये अचीवमेंट सच में बहुत शॉकिंग है। जियान का खून उस सीन को इमेजिन करते ही एकदम खोलने लगा था। वो कहता है अनएक्सपेक्टेडली हमारे एंसेस्टर इतने पावरफुल थे। जूनर स्माइल के साथ कहती है, उन एंसेस्टर के टैलेंट को तो हमारा गूक्लैन भी एडमायर करता है। उनकी लीडरशिप के अंदर उस समय गूक्लैन और शाओ क्लैन के बीच में काफी अच्छे संबंध थे। तोशी एंशिएंट जेड का जो अलायंस एग्रीमेंट था वो भी उस समय फॉर्म हुआ था। जियान कहता है अलायंस एग्रीमेंट। जूनर कहती है कि शाओ क्लैन के एंसेस्टर ने एक बार गूक्लैन की बड़ी हेल्प करी थी। जब अपने शरीर को छोड़ने वाले थे तब उन्होंने गूक्लैन से कहा था कि गूक्लैन शाओ क्लैन की ब्लड लाइन को प्रिजर्व करे, अगर कोई क्रिटिकल मोमेंट आता है तो उनकी हेल्प करे। उनके मरने के बाद ये अलायंस काफी समय तक इफेक्टिव रहती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे फ्लो करता रहता है और शाओ क्लैन सेंट्रल
प्लेन से डिसअपियर होता है, इस अलायंस का इफेक्ट भी खत्म हो जाता है। वो जियान की तरफ देखती हुई कहती है, एक रीजन मेरा शाओ क्लैन में जाने का ये था जिससे मेरा चाइल्डहुड शांति से गुजरे। दूसरा रीजन था कि मेरे गू क्लैन के मेंबर्स चाहते थे कि मैं शाओ क्लैन की तोशी एंशिएंट जेड को ले लूं। ये सुन के जियान अपनी बत्ती से दिखाता है। वो एक कनिंग स्माइल के साथ बोलता है, ही लेकिन गू क्लैन ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि वो उस तोशी एंशिएंट जेड को तो ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, बल्कि उनका उससे भी प्रेशियस ट्रेजर चला जाएगा। जुनर कहती है, क्या? शुरुआत में तो वो स्टार्टल्ड हो गई थी, लेकिन जब वो जियान के चेहरे की क्राफ्टी स्माइल को देखती है तो वो फाइनली समझ जाती है कि जियान क्या कह रहा है। एक लवली एम्बरेस स्माइल उसके चेहरे पे आ गई थी। जुनर के इस लवली एम्बरेस स्माइल को देख के जियान को कुछ तो होने लगा था, खैर, पर फिर भी वो इस फायर को सप्रेस करता है। वो इस यंग लेडी को डराना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि यंग लेडी जो कि दूसरों के सामने कोल्ड और इंडिफरेंट बिहेव करती है, उसकी एम्बरेस साइड हमेशा जियान को देखने को मिले। जियान कहता है, अरे हाँ, शाओ क्लैन के एंसेस्टर का नाम क्या था? जुनर अपने कुछ बालों को कानों के पीछे ले जाती है। वो अपने मुंह को ढक के हंस के बोलती है, क्या हुआ? अब क्या तुम अपने एंसेस्टर को आइडल बनाना चाहते हो? जियान आंखें रोल करके बोलता है, वो मेरे एंसेस्टर हैं और मैं हूँ इनका डिसेंडेंट। आखिर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी अगर मुझे उनका नाम भी नहीं पता होगा? जुनर स्माइल के साथ रिप्लाई करती है, शाओ क्लैन के उन एंसेस्टर का नाम था शाओ ज़ुआन। जियान नाम को रिपीट करके बोलता है, शाओ ज़ुआन। एक सेकंड के बाद वो तेजी से हंसने लगा था। वो कहता है, सच में वो हमारे शाओ क्लैन के एंसेस्टर होने के वर्दी है। बताओ, उनका नाम भी इतना डोमिनियरिंग है। जुनर भी जियान को देख के आंखें रोल कर लेती है, लेकिन उसके चेहरे पे से जियान की नजरें नहीं हटती, क्योंकि जियान ने इस लड़की को इतने सालों तक नहीं देखा है। लगता है इसका चार्म और भी बढ़ता जा रहा है। जूनर के चेहरे पे चाहे कौन सा भी एक्सप्रेशन आए, लेकिन उस एक्सप्रेशन में हमेशा एक नेचुरल चार्म छिपा हुआ होता था। जूनर कहती है, शाओ क्लैन के एंसेस्टर शाओ ज़ुआन की टूम हमारे जियो रेल्म के अंदर है, लेकिन वो एंशिएंट टूम एक मिस्टीरियस पावर को पोजेस करती है। उस टूम में गू क्लैन के नॉर्मल लोग एंटर नहीं कर सकते, और दो क्लैन के जो एक्सट्रीमली पावरफुल लोग हैं वो उसमें फोर्सफुली एंटर कर सकते हैं, लेकिन उनकी फोर्सफुली एंटर करने की हिम्मत नहीं होती। स्पेशली केस लागू तब होता है जब शाओ ज़ुआन का गू क्लैन के ऊपर इतना बड़ा एहसान है। इस वजह से इतनी सालों से वहाँ पे कोई भी एंटर नहीं कर पाया है। यहाँ तक बोलने के बाद जूनर की आंखें चारों तरफ घूम के जियान के ऊपर जाती हैं। वो कहती है, अगर मेरा गैस करेक्ट है, क्योंकि आप शाओ क्लैन से बिलोंग करते हो, तो आप ही उसमें एंटर कर पाओगे। अगर फ्यूचर में आपको गोरियल में जाने का मौका मिलता है तो परहैप्स आपको वहाँ पे जाना चाहिए। हो सकता है आपके लिए वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज हो। यहाँ तक सुनते सुनते जियान का एक्सप्रेशन सोलम हो गया था। वो एक सीरियस आवाज में कहता है, क्योंकि वो मेरे एंसेस्टर है तो मैं उनकी टूम को विजिट करने जरूर जाऊंगा। जैसे ही फ्यूचर में मेरे पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ होती है, मैं अपने एंसेस्टर की टूम में जरूर जाऊंगा, क्योंकि मैं उनका एक डिसेंडेंट हूँ, तो मुझे उनकी टूम को वर्शिप करना ही होगा। जूनर हंस के कहती है, अगर एल्डर शाओ ज़ुआन ने ये सुन लिया होता तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अचानक से जूनर को कुछ याद आता है। वो जियान से कहती है, बिग ब्रदर जियान, अच्छा होगा कि आप इस बात को बिल्कुल फैलने ना दो कि आप शाओ ज़ुआन के डिसेंडेंट हो। भले एक समय में शाओ क्लैन कितना भी पावरफुल हुआ करता हो, लेकिन तब उन्होंने कई फैक्शंस को ऑफेंड भी किया था। उनमें से कई फैक्शंस आज भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर उनको आपके एग्जिस्टेंस के बारे में मालूम पड़ जाता है तो आपकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। जियान अपनी चिन को रफ करते हुए बोलता है, क्या ये फैक्शंस आइस रिवर वैली इतने स्ट्रॉन्ग है? जूनर कहती है, सेंट्रल प्लेन्स के फैक्शंस को उस तरीके से समराइज नहीं किया जा सकता जैसे लोग कहते हैं 1 हॉल 1 टावर 2 सेक 3 वैलीज और 4 पवेलियंस। सेंट्रल रीजन बहुत ज्यादा वास्ट है, इनमें हिडन फैक्शंस की बिल्कुल कमी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे गू क्लैन की इनमें से कोई भी रैंक नहीं है, लेकिन क्या किसी की हिम्मत है कि वो कह दे कि मेरा गू क्लैन इनमें से रैंक नहीं कर सकता? जूनर हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, सेंट्रल प्लेन्स में आज भी ऐसे कई हिडन फैक्शंस हैं जो इन सो कॉल्ड टॉप फैक्शन से टकराने की पावर रखते हैं। आफ्टर ऑल, इनके पीछे कई ऐसे ओल्ड डीमंस हो सकते हैं जो नॉर्मली अपने आप को शो नहीं करते। इवन आइस रिवर वैली की जिस स्ट्रेंथ को आपने देखा है, वो स्ट्रेंथ बस सरफेस पर दिखाई दी है। जियान अपने सिर को खुजाता है। अभी वो काफी हेल्पलेस फील कर रहा था। ये सेंट्रल प्लेन सच में दुखी कॉन्टिनेंट का सेंटर कहलाने के लायक है। हिडन ड्रैगन्स और टाइगर्स वाली कहावत यहाँ पे लागू होती है। जूनर जियान के चेहरे को हल्के से रब करते हुए बोलती है, बिग ब्रदर जियान, जूनर यहाँ पे लंबे समय तक नहीं रह पाएगी, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो आपके लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। फ्यूचर में आपको अपने ऊपर ही रिलाई करना होगा, इस वजह से आप बिल्कुल रेकलेस बिहेव नहीं कर सकते। जैसे जूनर कहती है कि वो जाने वाली है, जियान के हाथ जो कि जूनर को हक कर रहे होते हैं, उनकी ग्रिप टाइट हो जाती है। उसकी आंखें देखती हैं उस ब्यूटीफुल से चेहरे को। जियान कहता है, मैं जियो रियल में कब आ सकता हूँ? इस क्वेश्चन को सुनकर जूनर के चेहरे पे मुस्कान की चमकान आ जाती है। वो कहती है, जब तक आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस हो, आप जब चाहो वहाँ पे आ सकते हो। फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो, लेकिन बिग ब्रदर जियान, आपको बस ये पता होना चाहिए कि जूनर हमेशा आपकी साइड में खड़ी होगी। ये सुन के जियान नोड करता है। उसका हक भी अब टाइट हो गया था। वो कहता है, रिलैक्स, मैं जानता हूँ कि मैं जैसे जियो रियल में अपने पैरों को रखता हूँ, वहाँ पे मुझे कितने चैलेंजेस को फेस करना होगा। मैं बिल्कुल रेकलेस बिहेव नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि वो लोग जाने कि तुम्हारी आईसाइट कितनी अच्छी है, क्योंकि शाओ क्लैन के एंसेस्टर उस लेवल पे पहुंचे थे जहाँ पे गू क्लैन को भी उनके सामने रिस्पेक्ट से बात करनी पड़ती है। जियान भी बिलीव करता था कि एक समय के बाद वो भी उस लेवल पे पहुंच जाएगा। तब गू क्लैन चाहे कितनी
भी कोशिशें कर ले, लेकिन वो जियान और जूनर को साथ में आने से नहीं रोक सकते। ये सुन के जूनर की आंखें नीचे हो गई थी। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि जियान की स्ट्रेंथ कैसी है, बस वो ये नहीं चाहती थी कि गो क्लैन के लोग जियान के साथ डिस्क्रिमिनेट करें। इस वजह से जियान के लिए स्ट्रेंथ को पोजेस करना जरूरी है। जियान भी अपने चेहरे को नीचे झुकाता है। उसकी आंखें मिलती हैं दूसरी पार्टी की आंखों से। इस ब्यूटीफुल से चेहरे पे जो एलोरिंग स्माइल आ रही है, उसे बस जियान ही एंजॉय कर सकता था। जूनर को देखते देखते जियान की आंखें फायरी हॉट हो जाती हैं। उसके हाथ जो कि जूनर को हक कर रहे होते हैं वो मूव करते हैं। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, डैम दैट राइटर। बेसिकली आगे जियान ने जूनर की स्किन को टच कर लिया था। जब जूनर सेंस करती कि जियान इतना नॉटी हो रहा है तो उसका चेहरा हो गया था टमाटर की तरह लाल, लेकिन उसकी आंखें भी थोड़ी हेजी सी हो जाती हैं। अचानक से जियान को ऐसा लगता है जैसे उसका गला सूख गया है। बेसिकली हो क्या रहा है तुम लोग समझ गए होगे, लेकिन जियान के अंदर इस चेंज को सेंस करके जूनर का चेहरा और भी लाल हो गया था। लेकिन ये ठर के जियान इतना नॉटी होता जा रहा था कि जूनर के मुंह से आवाज बाहर निकल जाती है। लेकिन ये छोटा सा साउंड इतना डिमोनिक था कि इसने जियान की धड़कनों को एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया था। अब वो फाइनली खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके हाथ नॉटी होते जा रहे थे और जिसका मुझे डर था और तुम सबको इंतजार था वो हो जाता है। अब इससे पहले एपिसोड पे सेंसरशिप आ जाए, बस इतना समझ लो कि दोनों ही काफी क्रीमी फील कर रहे थे। वहीं पे उनकी बॉडीज हो जाती है फायरी हॉट। जियान की बॉडी एक पल के लिए स्टिफ रही थी, जिसके बाद एक और डेंस लस्टफुल फ्लेम उसकी बॉडी को कवर कर लेती है। जूनर के रजिस्ट ना करने की वजह से जियान और भी नॉटी हो जाता है। जियान की बोल्डनेस को देख के जूनर का दिमाग ब्लरी हो गया था। अचानक से वो स्ट्रगल करना शुरू कर देती है, लेकिन इस समय जूनर काफी वीक लग रही थी। उसका फ्राइटनिंग पंच जो कि स्पेस को भी तोड़ सकता था, वो इस समय बहुत वीक हो गया था। अब खैर जियान से पहले और भी नॉटी हो पाता। बाहर से किसी की खांसने की आवाज आती है। एक आवाज इस रूम के अंदर एंटर करती है। ये एल्डरली आवाज कुछ दुखी को भी कंटेन करती थी। जैसे ही जियान और जूनर के कानों के साइड में एक्सप्लोड होती है, अचानक से इन दोनों के दिमाग खुल जाते हैं। वो आवाज कहती है, यंग मिस मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। जब जूनर का दिमाग क्लियर हुआ था तो वो फाइनली अपनी ड्रेस वगैरह को चेक करती है। बेसिकली मामला काफी खतरनाक था। तुरंत ही उसका चेहरा इतना लाल हो गया था जैसे कि उसके चेहरे से खून टपक रहा हो। उसकी डार्क गुस्से से भरी आंखें जियान को देखती हैं। वो अपने हाथ को एक्सटेंड करके ब्लैंकेट को रैप कर लेती है। इस ब्लैंकेट ने जूनर की पूरी बॉडी को कवर कर लिया था। इस मोमेंट में फाइनली जियान भी रिकवर होता है। वो जूनर के एम्बेरेस्ड गुस्से से भरे चेहरे को देख के अपने हाथों को स्प्रेड करता है। जियान काफी हेल्पलेस फील कर रहा था। वो एक ऑकवर्ड आवाज में कहता है, वो उसमें मेरी गलती नहीं थी। खुद को काफी डिफेंड करने के बाद फाइनली वो अपने सर को ही नीचे झुका लेता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जूनर के सामने उसकी सेल्फ कंट्रोल इतनी वीक हो जाएगी। जब जूनर जियान को इस तरीके से अपने सर को झुकाते हुए देखती है तो उसके चेहरे पे एक चीकी स्माइल आ गई थी, लेकिन ये स्माइल फटाक से विड्रॉ भी हो जाती है। फटाक से ब्लैंकेट के अंदर जाके उसने अपने लूज कपड़ों को सही कर लिया था। जिसके बाद वो एक सॉफ्ट आवाज में कहती है, तो कुछ ज्यादा ही नॉटी हो रहा था। वेल काश ऐसा वो बोलती, बट जूनर बोलती है, रास्कल तुम्हारे दिमाग में एक्चुअली में ऐसे थॉट्स हैं। ये सुन के जियान भी अपने चेहरे को उठाता है। वो बड़बड़ाते हुए कहता है, मैं जूनर कैलियर के सामने कैसे टिक सकता हूँ। उस समय जूनर का चेहरा दोबारा से लाल हो जाता है। वो फटाक से जियान के मुंह को कवर करके बोलती है, तुम कुछ मत बोलो, लेकिन जियान ने तो उन हाथों को पकड़ लिया था। जूनर सोचती है कि जियान दोबारा से कुछ गलत करने वाला है, तभी उसे जियान की उन काली आंखों में डीप लब दिखाई देता है। जियान की आंखों को देख के उसका जो चेहरा लाल हो रखा था वो भी नॉर्मल होने लगता है। वो अपनी लोअर लिप को बाइट करती है। अब उसके चेहरे पे थोड़ी हेजिटेशन फ्लैश होने लगी थी, लेकिन फिर भी जब जियान नोटिस नहीं कर रहा होता है, वो उसके चेहरे पे एक छोटा सा पैक दे देती है। वो कहती है, बिग ब्रदर जियान, अभी जूनर की ब्लड लाइन अवेकन नहीं हुई है, अभी हम आगे नहीं बढ़ सकते, वरना कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस होंगे। हम जब दोबारा मिलेंगे तब तक आप वेट करो। जब जियान के कानों में सॉफ्ट मस्कीटो जैसी आवाज जाती है तो उसकी आंखों में सरप्राइज फ्लैश हुआ था। जब अपने सिर को घुमाता है तो जूनर के जो ईयर लोब हमेशा क्रिस्टल क्लियर रहते थे, अब वो एकदम डीप रेड हो चुके थे। जब जूनर ने ये बोला था तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सर ही फट जाएगा। वो इमेजिन नहीं कर पाती कि उसने इन शब्दों को बोला। अब उसकी और भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। हम उसे इमीडिएटली रूम से बाहर जाते हुए देखते हैं। जूनर को जाते हुए देख जियान अपनी फिस्ट को क्लेंच करता है। उस क्रीमीनेस वाली फीलिंग को भी वो फील कर रहा था। मैं तीसरी बार बोलना चाहूंगा, डैम दैट राइटर। जियान कहता है, अगर ये बुड्ढा इंटरप्ट नहीं करता तो आज मुझे लकी मौका मिल गया था। खैर जब जियान खुद से बड़बड़ा रहा होता है तब वो दोनों ब्लैक क्लोथ ओल्ड मैन रूम के बाहर आगे पीछे वॉक कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें गर्म तवे पे बिठा दिया हो। अभी उनकी आंखें हल्की सी लाल थी। वो अभी तक जूनर को लगातार प्रोटेक्ट करते आए हैं, लेकिन कुछ समय पहले ही नोटिस करते हैं कि जूनर जियान के रूम में आ गई है। वैसे तो वो कुछ नहीं सोचते, लेकिन जैसे जैसे टाइम और आगे बढ़ता है उन्हें लग रहा था कि यहाँ पे कुछ गलत न हो जाए। जूनर और जियान दोनों ही यंग हैं। अब क्योंकि वो इतने सालों के बाद मिल रहे हैं तो फिर मामला कुछ ज्यादा आगे बढ़ सकता है। अगर ये दोनों कोई नॉर्मल मेल और फीमेल होते तो फिर ऐसी चीजों के बारे में सोचना नहीं पड़ता। ये दोनों बुड्ढे भी बीच में इंटरप्ट नहीं करते, लेकिन जूनर कोई नॉर्मल इंसान नहीं थी। पिछले 1000 सालों में जूनर की दूधी ब्लड लाइन सबसे परफेक्ट है। अगर जूनर अपनी बॉडी को जियान को आज दे देती है तो फिर जियान इस दुनिया में चाहे कहीं भी छिप जाए, गो क्लैन जियान का पीछा कभी नहीं
छोड़ेगा। उस समय इन दोनों बुड्ढों को भी कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना होगा। इनकी हालत भी कुछ जियान जैसे ही होगी। ये सब इसलिए है क्योंकि जूनर जीयू क्लैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट के बाहर ये दोनों आगे पीछे घूमते रहते हैं। एक मोमेंट के बाद ये दोनों ही पॉज हो गए थे। एक मोमेंट के बाद इन दोनों की लाल आंखें देखती हैं एक दूसरे को। वो दोनों नोट करते हैं और उनके हाथ जाते हैं डोर को पुश करने की तरफ। तभी हमारे कानों में क्रिक की आवाज आई थी। इससे पहले इन दोनों के हाथ डोर को टच कर पाते, डोर पहले ही खोल दिए गए थे। जूनर का फिगर अंदर से आता है। जूनर को बाहर आते हुए देख ये दोनों ओल्ड मैन एजिटेट हो जाते हैं। अब इन दोनों के चेहरे ऐसे हो रखे थे कि अगर ये थोड़ा और इमोशनल हो गए तो यहीं पे रोने लगेंगे, क्योंकि अगर वो यंग मैन और ये वुमन थोड़ी ज्यादा इंपल्सिव रहे होंगे तो फिर गू क्लैन बहुत ही जल्दी क्रेजी होने वाला है। इन दोनों की ऐसी अपीयरेंस को देख के जूनर जो जैसे तैसे करके अपने कोल्ड और इंडिफरेंट अपीयरेंस को मेंटेन कर रही थी, उसका चेहरा चुपचाप से रेड हो जाता है, लेकिन उसकी आवाज एकदम काम थी। जूनर कहती है ओल्डलैन आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। जूनर की इस बात को सुन के उन दोनों ओल्ड मैन की फेस मसल्स ट्विच करने लगी थी। फिर भी वो पूछते हैं यंग मिस आपने और जिया ने कुछ गलत तो नहीं किया राइट। जूनर ने सोचा नहीं था कि ये दोनों इतनी डायरेक्ट तरीके से पूछेंगे। उसका चेहरा दोबारा से टमाटर जैसा हो जाता है। उसकी विशेष आंखें देखती हैं इन दोनों की तरफ। जूनर कहती है तुम दोनों क्या नॉनसेंस कर रहे हो। ये कहने के बाद वो इन दोनों को सामने से हटाती है। फाइनली वो चली गई थी अपने रूम की तरफ। जूनर के इन शब्दों को सुन के वो दोनों ओल्ड मैन फाइनली रिलीफ फील करते हैं। वो व्हाइट हेयर्ड मैन जूनर को ध्यान से देखता रहता है। अपने माथे से पसीने को पहुंचते हुए बोलता है देखने से लगता है यंग मिस का ऑरा बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, लगता है अभी ये उस स्टेप पे नहीं पहुंचे। वो ब्लैक क्लोथ ओल्ड मैन अपने हार्ट को रफ करता है जो अभी तक बड़म बड़म करके धड़के जा रहा था। वो एक बिटर एक्सप्रेशन के साथ कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि हम दोनों यहाँ पे टाइम पे आ गए, वरना यंग मिस के कैरेक्टर को देखते हो क्या उनके कान इस तरीके से लाल हो जाते हैं। अच्छी बात है कि ये लोग उस स्टेप पे पहुंचे नहीं है। वो व्हाइट हेयर ओल्ड मैन कहते हैं अच्छी बात है क्योंकि अगर ये दोनों स्टेज तक पहुंच जाते तो हम दोनों गू क्लैन के सिनर्स बन जाते, हिंदी में बोले तो अपराधी। भले ही दोनों ब्लैक क्लोथ एल्डर्स कितने भी काम रहते हो, लेकिन जब वो याद करते हैं कि जूनर गू क्लैन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है तो उनकी बॉडी थोड़ी सी ट्रेम्बल होती है। इन दोनों की विशेष आंखें जाती हैं जियान के रूम की तरफ, जिसके बाद इन दोनों की बॉडी मूव हुई थी और ये रूम के सामने से स्ट्रेंजली डिसअपीयर हो जाते हैं। आज रात को जो हुआ है वो इनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोमेंट था। रूम के अंदर जियान उस ब्लैंकेट को हक कर रहा होता है जिसे जूनर ने ओढ़ रखा था। वो कुछ समय के लिए लॉस्ट फील करता है, जिसके बाद उसके चेहरे पे आ गई थी कड़वाहट भरी स्माइल। आज रात जो भी हुआ है जियान मानता है कि आज उसने कुछ ज्यादा ही रेकलेस बिहेव किया है। जूनर ने जिस तरीके से अपनी ब्लड लाइन के बारे में जियान को बताया है, जियान समझ पा रहा था कि वो आगे स्टेप बिल्कुल नहीं ले सकता। अगर गू क्लैन की दोनों एल्डर्स ने टाइम पे कुछ नहीं बोला होता तो जियान आज एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर बैठता। जियान साय करके एक गहरी सांस लेता है। उसके दिमाग में इमोशंस भी सप्रेस होने लगे थे। जैसे जियान का दिमाग ग्रेजुअली काम डाउन हो जाता है, उसके हाथ में अपीयर होता है वो गोल्डन स्क्रोल जिसे जूनर ने उसे दिया था। इसके अंदर थी गॉड सील स्किल की बाकी की 3 स्किल्स। जियान इस गॉड सील स्किल में बहुत इंटरेस्टेड था। अगर वो स्किल की 5 सीरीज को मास्टर कर लेता है तो फिर इसकी स्ट्रेंथ को कंपेयर किया जा सकता है सीधा टीएन क्लास की 2 टेक्निक से। जियान को नहीं पता था कि टीएन क्लास की 2 टेक्निक कितनी खतरनाक है, लेकिन 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक से उसे कुछ क्लूज मालूम पड़े थे। इसका यूज करके उसने आइस रिवर वैली के टियानशी और बिंगजवान को हरा दिया था। जियान के लिए बैटल का रिजल्ट बहुत ही ग्लोरियस रहा है। जियान अपने हाथों में इस गोल्डन स्क्रोल को पकड़ के खेलने लगता है, लेकिन वो उसकी प्रैक्टिस करना तुरंत ही शुरू नहीं करता। कुछ समय के बाद ये स्क्रोल चला जाता है उसकी स्टोरेज रिंग में। जूनर से बात करने के बाद जियान को समझ में आ गया था कि खुद की पर्सनल स्ट्रेंथ की क्या वैल्यू है। जियान कहता है कि 2 टेक्निक को कभी भी प्रैक्टिस किया जा सकता है, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी जियान के चेहरे पे बहुत ग्रेव एक्सप्रेशन था। उसके हाथ फटाक से अपने सीने से कपड़ों को हटाते हैं। फाइनली रिवील होता है वो ब्लैक कलर का वॉर्टेक्स। पास्ट में जियान इस बात से डरता था कि अगर उसकी स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा तेजी से इंक्रीज होती है तो उसकी फाउंडेशन वीक हो जाएगी, लेकिन स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज को यूज करने की वजह से जियान के पास हाई लेवल की एनर्जी को संभालने की थोड़ी सी एबिलिटी आ गई है। इस वजह से अब समय आ गया है जब इस डीमन पॉइजन स्पॉट को पूरी तरीके से रिफाइन किया जाए। जियान की करंट स्ट्रेंथ को देखते हुए इस पॉइजन डीमन स्पॉट को पूरी तरीके से रिफाइन करना कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं था। और तो जियान के शरीर की कैपेसिटी इतनी बढ़ चुकी है कि उसे कॉन्फिडेंट था कि उसकी बॉडी इसके अंदर की पूरी प्योर ड्यूकी को अब्सॉर्ब कर सकती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए इस डीमन पॉइजन स्पॉट को रिजॉल्व करना जिसने जियान को इतने सालों से परेशान करके रखा है, अभी बस मैटर ऑफ टाइम की बात रह गई है। जियान अपने सीने पे पॉइजन डीमन स्पॉट को रब करता है। उसके फेस पे सरफेस होती है कोल्ड स्माइल। वो कहता है ही शेवायन, तुमने जो इतना बड़ा गिफ्ट मुझे दिया है आज मैं इसे पूरी तरीके से स्वीकार करूंगा। ये कहने के बाद वो बैठ गया था क्रॉस लेग पोजीशन में। जैसे ही उसकी हाथों की हैंडसीज चेंज होती है, जेड ग्रीन फ्लेम उसकी बॉडी से बाहर आती है। एक इशारे पे ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम का टेम्परेचर राइज होने लगा था, जिसके बाद ये हो गई थी शूट अपने टारगेट की तरफ। ऑफ कोर्स ये टारगेट होता है डीमन पॉइजन स्पॉट। डीमन पॉइजन स्पॉट की इंटीरियर में शेवायन की पूरी लाइफ की ड्यूकी कंटेंट थी। लास्ट टाइम जब शेवायन ने फाइट करी थी तब उसकी स्ट्रेंथ कम से कम 3 से 4 स्टार दोजोंग
सॉन्ग पे थी। भले ही जो अभी का D1 पॉइजन स्पॉट रह गया उसकी स्ट्रेंथ कंप्लीट ना हो, बट अगर जियान इसे पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लेता है तो उसकी स्ट्रेंथ डेफिनेटली राइज करेगी। ये सिचुएशन जियान के लिए खुशी का कारण थी। अभी जियान को सफिशिएंट स्ट्रेंथ की जरूरत है, बिना स्ट्रेंथ के खाली बातें और अनरियलिस्टिक प्लान्स रह जाते हैं। चलो हम तब तक जियान को प्रैक्टिस करने देते हैं। हम दोबारा तब मिलेंगे जब जियान सीधा ब्रेक थ्रू करने वाला होगा, लेकिन ब्रेक थ्रू के बाद का जो सीन होगा वो तो एकदम खतरनाक लेवल पे जाएगा। आप सभी को याद होगा जब जुनर इनर अकेडमी से जाने वाली थी तब उसे लेने आया था वो कमांडर लिंक्वान। अगर तब फर्स्ट एडलर सूचियन बीच में इंटरवीन ना करते तो फिर जियान के साथ कोई एक्सीडेंट वहाँ पे हो सकता था। अगले एपिसोड में जियान फाइनली उस लिंक्वान से दोबारा मिलेगा। आगे सीन कैसे प्रोग्रेस करने वाला है वो सभी छोड़ता हूँ मैं तुम्हारी इमेजिनेशन के ऊपर, लेकिन डोंट वरी पूरी सिचुएशन को क्लैरिफाई करेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स। अगर उन्हें मिस नहीं करना चाहते हो तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दो, क्योंकि ऐसा करने पर जैसे ही नए वीडियोस रिलीज होते हैं आपको वो देखने के लिए सबसे पहले मिल जाएंगे। चैनल की मेंबरशिप सभी भी ओपन है, आप इसका पार्ट बन के अपकमिंग एपिसोड्स की अर्ली एक्सेस का मजा उठा सकते हो। ऐसा करके आप मुझे भी सपोर्ट कर पाओगे। वेल इसका सबसे छोटा प्लान है 29 रुपीज का। खैर यूट्यूब का एक फीचर है जिसके बारे में सभी को मालूम होना चाहिए। ये एग्जैक्ट ऑप्शन आपको चैनल के होम पेज पे सब्सक्राइब बटन के साइड में मिल जाएगा। साथ ही में मैं इसे छोड़ दूंगा कमेंट सेक्शन में। खैर ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट्स में फटाफट से लिख के बताओ। और एक बात तो मैं क्लियरली जानता हूँ कि आज का एपिसोड आपको पसंद जरूर आया होगा, क्योंकि हमारी हेल गार्डन फैमिली में जियान जैसे ठरकी लोगों की कमी नहीं है। ऑफ कोर्स उन ठरकियों में तुम्हारा भाई भी शामिल है। अब इस लिस्ट में कौन कौन शामिल है वो फटाफट से कमेंट्स में बताओ। आखिर मैं भी तो देखूं कि हेल गार्डन फैमिली में कितनी महान आत्मा बैठी है। वीडियो का लाइक एम है 7000 लाइक्स का। इफ इट गेट्स कंप्लीटेड बाय द शाम तो फिर तुम्हारा भाई नेक्स्ट वीडियो को आज ही लाने की पूरी कोशिश करेगा। डिसीजन आपके हाथों में। हम वीडियो को करते हैं यहीं पे क्लोज। अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो फटाफट से लेफ्ट में क्लिक करके उसे देख सकते हो। राइट में आपको मिल जाएगा नेक्स्ट एपिसोड। चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। तो फिर हम मिलते हैं वीडियो के उस पार। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।